गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए अपने इतिहास का जो 8वां चैप्टर है, किसान, जमींदार और राज्य। इस चैप्टर के भैया अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो, आपको पता है अपना ब्लूप्रिंट आ चुके हैं सभी सब्जेक्ट के। तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले अति महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो मोस्ट क्वेश्चन है, उनकी चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। देखो भैया, अपने ये जो चैप्टर है किसान, जमींदार और राज्य, 8वां जो चैप्टर है, इस चैप्टर से अपने जो 2024 का ब्लूप्रिंट है, इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग भैया 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिनमें 2 क्वेश्चन तो आएंगे आपके 1-1 अंक के और 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 2-2 अंक के। मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के आएंगे? 6 नंबर के आएंगे, समझ रहे हो। तो अपने इसी ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, उन क्वेश्चनों की अपने चर्चा करेंगे। देखो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आपको इतना ही कहूँगा कि आप जब भी इस चैप्टर को पढ़ो तो मेरे द्वारा ये लगभग 15-16 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने ये 16 क्वेश्चन तैयार किए हैं। ये 16 क्वेश्चन आपको कम से कम ज़रूर से याद करने हैं। एक्स्ट्रा आप पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, बाकी हो सके जहाँ तक ये कोशिश करना कि ये जो 16 क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरह से तैयार हो। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं भैया। अपने देखो, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपके साथ में और साझा कर लेता हूं कि आज अपने 27 तारीख हो चुकी है, ठीक है, 27 दिसंबर है और कल है भैया 28 दिसंबर। 28 दिसंबर से अपना जो चैनल है, इस चैनल के ऊपर हर वर्ष की बातें, जैसे मैंने लास्ट ईयर लिए थे, उससे पिछले लास्ट ईयर लिए थे, आप लोगों की तैयारी करवाने के लिए एक टेस्ट सीरीज का आयोजन कर रहे हैं अपने। अब एग्ज़ाम के भैया ज़्यादा से ज़्यादा माने तो अपने पास में 2 से ढाई महीने का समय है, ठीक है, मतलब आप 70 दिन पकड़ लो। अब इन 70 दिनों में हमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी, इन तीनों सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे भैया मैं हर बार मेरे से जुड़े हुए जो स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट अच्छा रहे, वो एक बेहतर स्कोरिंग कर सके, इसके लिए हर साल टेस्ट सीरीज आयोजित करता हूँ और वह बिल्कुल फ्री होती है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप खुद तो जुड़े ही जुड़े और अपने जो सहपाठी है, अपने जो साथी है, मित्र है, दोस्त वगैरह जो भी है आपके, उनको भी अधिक से अधिक इस टेस्ट सीरीज में जोड़े, ताकि आपका एक प्रकार से तैयारी जो है उसका आकलन हो सके, आपकी तैयारी जो है वो पहले के मुकाबले और ज़्यादा बेहतर हो सके। टेस्ट सीरीज में प्रश्न किस प्रकार के होंगे, किस प्रकार से आपकी कॉपी चेक होगी, कहाँ आपको आंसर देने हैं, ये सब कुछ मैं आज शाम को एक वीडियो अपने अपलोड करेंगे, उसके माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। ओके भैया, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है भैया, मुगल काल में उगाई जाने वाली कोई सबसे अच्छी फसल थी। ये सॉरी, कोई मिस्टेक हो गई है, सबसे अच्छी फसल कौन सी थी। देखो भैया, मुगल काल में कई फसलें उगाई जाती थी, गेहूं भी उगाते, ज्वार भी उगाते, बाजरा भी उगाते थे, ठीक है। अपने जो सिस्टम वर्तमान समय में है वो भी मुगल काल में था। उस काल में भी अपने खरीफ की फसल भी होती थी, रबी की फसल भी होती थी, लेकिन इसने ये पूछा है कि सबसे बेस्ट फसल कौन सी थी, सर्वोत्तम किस्म की। तो देखो, यहाँ पे 4 ऑप्शन है अपने पास में, कपास, गन्ना, बाजरा, ए और बै। तो भैया यहाँ पर अपना जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए और बै, मतलब सबसे बेस्ट किस्म की जो फसल थी वो कौन सी थी? कपास और गन्ना। और इन दोनों को भैया अपने जिन्स ए कामिल भी कहा जाता था, ध्यान रखना। जो सबसे बेस्ट किस्म की फसल होती उनको क्या बोलती? जिन्स ए कामिल। अभी जो मॉडल पेपर आया था उसमें ये क्वेश्चन भी था, ध्यान रखना आपने, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, अपने मुगल काल में गांव की पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था। मतलब गांव की पंचायत का जो मुखिया होता था उसको क्या कहते भैया? ऑप्शन है अपने पास में, फौजदार, जमींदार, इसके अलावा अधिकारी और मुकद्दम या मंडल।
देखो गांव की जो पंचायत होती थी भैया, उस पंचायत में होते कौन थे? बुजुर्ग व्यक्ति होते, ठीक है, बुजुर्ग व्यक्ति होते थे। और जो गांव का जो मुखिया होता था, उस मुखिया को कहते थे भैया मुगल काल में मुकद्दम या मंडल। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, मनसबदार कौन थे? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। मनसबदार कौन थे भैया मुगल काल में? देखो मनसबदार किनको बोलते थे? मुगल अधिकारी को, या मुगल जमींदार को, या मुगल दरबारी को, या किसान को? तो देखो भैया मनसबदार जो बोलते थे वो किनको बोलते थे? मुगल अधिकारी को बोलते। इसके ऊपर डिटेल से चर्चा, अपने एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, उसमें यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आप तो इतना ध्यान रख लो, मनसबदार कौन होते थे? मुगल अधिकारी होते। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, चौथा क्वेश्चन है, बाबरनामा का लेखक कौन था? देखो भैया अपने भारत में पहला मुगल शासक आया था, उसका नाम था बाबर, ठीक है। ये फरगना से आया था, अपने समरकंद का रहने वाला था, मध्य एशिया का, ठीक है। तो बाबर जो था, इस बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। उसी आत्मकथा या अपने बोल दे अपनी जीवनी लिखी थी, उसी का क्या नाम था? बाबरनामा था। तो बाबरनामा का लेखक कौन हो गया? अपने मुगल शासक बाबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, मीरास या वतन से क्या आशय है? मीरास या वतन, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है भैया। मीरास या वतन किसे कहते हैं? अपने मुगल काल में भैया देखो यह क्या होती थी? एक ज़मीन होती थी, अपने सीधी भाषा में बात कर ले, यह ज़मीन होती जो गांव वालों के द्वारा, ग्रामीण जो दस्तकार होते थे, ठीक है, ग्रामीण जो दस्तकार होते थे उनको उनकी सेवा के बदले दी जाती थी। समझ गए? कहने का मतलब वह ज़मीन जो गांव वालों के द्वारा दस्तकारों को उनकी सेवा के बदले दी जाती, उसको क्या कहते? मीरास या वतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, पश्चिमी भारत में रोजस्वला महिलाओं पर क्या पाबंदी थी? रोजस्वला महिलाओं का मतलब हो गया भैया अपने जो एक महिलाओं के जो पीरियड टाइम अपने कह सकते हैं, उस टाइम की बात कर रहे हैं कि पश्चिमी भारत में जो महिलाएं होती थी, जो अपने पीरियड टाइम से होती थी, ठीक है, उन पर क्या रोक थी, क्या पाबंदी थी? तो भैया इन महिलाओं जो थी, जो रोजस्व महिलाएं होती थी, उन महिलाओं को एक तो जो हल होता है वो खेती वाला हल हो गया अपने, ठीक है, एक कुम्हार का होता है भैया बर्तन बनाने का चाक, ठीक है, इन दोनों को छूने नहीं दिया जाता था। कब? जब महिलाएं रोजस्वला हो, जब महिलाओं का मासिक धर्म आया हुआ हो, उस समय महिलाओं को एक तो हल और एक चाक, इनको छूने नहीं दिया जाता था, इनके छूने पर पाबंदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, सातवां क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है, 2020 में अपने एक क्वेश्चन आ चुका है। पायक से आप क्या समझते हैं? पायक किसको बोलते हैं भैया? देखो कुछ ऐसे सैनिक होते थे जिन सैनिकों को जमीन दी जाती थी। क्या दी जाती थी? जमीन। मतलब 16वीं जो 17वीं सदी है, उस 16वीं 17वीं शताब्दी में जमीन के बदले सैनिक सेवा जो देते थे उनको अपने क्या कहते थे? पायक। मतलब इनको नगद पैसा नहीं देते थे, ये सैनिक का काम करते, अपनी सेवा देते, और इस सेवा के बदले उनको क्या दी जाती थी? जमीन दी जाती थी। तो ऐसे सैनिक क्या कहलाते थे? पायक कहलाते थे। मतलब जो जमीन के बदले सैनिक सेवा देते। आठवां क्वेश्चन, सबसे मेन क्वेश्चन भैया, आईने अकबरी क्या है? इस किताब का या अपने ये कहे भैया इस चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन है ये। देखो सीधे सीधे आना, आईने अकबरी क्या है भैया? 16वीं 17वीं शताब्दी में ये मुगल काल जो था, उस मुगल काल के बारे में इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। मुगल काल का ये एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है, ठीक है। अब बात आती है सर इसको लिखा किसने? इसको लिखा था भैया एक इतिहासकार था मुगल काल का, जिसका नाम था अबुल फजल। इसने लिखा था, अकबर के टाइम का था ये अबुल फजल, इसने लिखा था। इसमें भैया अपने खेती के नियमित जुताई को सुनिश्चित करने, राज्य के द्वारा जो कर लिए जाते थे उनके बारे में, राज्य और जमींदार के बीच में रिश्ते, उनके बारे में इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और यह आईने अकबरी जो है वो कितने भागों में है? 5 भागों में है, और इनके जो भाग है उनको दफ्तर कहा जाता है।
ये 2 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या सीधा पूछ ले कि आईने अकबरी के कितने भाग हैं, तो 5 भाग है। आईने अकबरी के भागों को किस नाम से पुकारते हैं, तो दफ्तर कहा जाता है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन भैया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मुगल काल में ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता था उसको क्या कहते हैं, अभी अपने चर्चा की थी, मुकद्दम या मंडल। तो ये जो मुखिया होता था, इस मुखिया के क्या कार्य थे, अपने को 2 कार्य बताने हैं, समझ रहे हो। तो भैया देखो, जो मुगल काल में ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता था, उसका पहला काम तो होता था आय व्यय का हिसाब किताब रखना, कि कितनी इनकम आए, कितनी खर्च हुई, ठीक है, इसके बारे में। और यह कार्य किसकी सहायता से करता था, ये अपने गांव का जो पटवारी होता उसकी सहायता से। दूसरा ये लिख सकते हैं कि मुगल काल का जो मुखिया होता था ग्राम पंचायत का, वह जाति की अवहेलना को रोकने के लिए एक प्रकार से जो लोग होते थे या जनता जो होती थी उनके आचरण के ऊपर नज़र रखता। मतलब कि लोग जो है वो एक प्रकार से भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं, ऊंच नीच तो नहीं कर रहे हैं, तो उनके व्यवहार के ऊपर, उनके आचरण के ऊपर नज़र रखता। मतलब आय व्यय का हिसाब किताब रखता और लोगों के आचरण पर नज़र रखता। बस ये 2 कार्य आपको ध्यान रखने हैं। 2 इसलिए ध्यान रखने हैं भैया क्योंकि अपने जो प्रश्न आएंगे वो छोटे आएंगे भाई। 2 प्रश्न 2-2 नंबर के आएंगे, 2 प्रश्न 1-1 नंबर के आएंगे। तो 2 नंबर का प्रश्न आएगा भी, उसमें भी आपको 2 ही कार्य पूछेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। 10वां क्वेश्चन है, अपने मुगल काल में राजस्थान की जाति पंचायत क्या क्या कार्य करती थी। देखो, मुगल काल में राजस्थान की जाति पंचायत क्या क्या कार्य करती थी। जाति पंचायत जो होती थी, ठीक है, मुगल काल में भैया अपने राजस्थान की जो जाति पंचायत होती है वो कौन कौन से कार्य करती। तो देखो, पहला काम तो अपने कह सकते हैं कि ये जाति पंचायत ध्यान रखती थी कि जो विवाह हो रहे हैं, ठीक है, वो विवाह जो है वो जाति के एक प्रकार से जो मानदंड है, जाति के जो नियम है उनके अनुसार हो रहे या नहीं हो रहे, ठीक है। इसके अलावा ज़मीन से जुड़े हुए जो अपने झगड़े हैं उनका समाधान करती। इसके अलावा यह अलग अलग जातियों के मध्य जो दीवानी झगड़े होते हैं, ठीक है, ज़मीन जायदाद को लेकर इस प्रकार के जो दीवानी झगड़े होते हैं उनका निपटारा करती। इसके अलावा कर्मकांडीय जो वर्चस्व होता था उसके बारे में जानकारी प्रदान करती। तो इस प्रकार के कार्य जो है वो कौन करती थी, अपनी जाति पंचायत करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया अपने क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन है भैया, जजमानी व्यवस्था क्या थी। जजमानी व्यवस्था, देखो भैया, देखो अपने 18वीं शताब्दी की बात है, ठीक है। 18वीं शताब्दी में जो बंगाल था भैया, अपने पश्चिम बंगाल, ठीक है, इस बंगाल में जो ज़मींदार थे, लोहार थे, जो बढ़ई वगैरह, जो सुनार थे, जो दस्तकार थे, उनको उनकी सेवाओं के बदले, ठीक है, दैनिक भत्ता और नकदी दी जाती थी। मतलब नगद रुपए और दैनिक भत्ता दिया जाता था रोजाना का। उसी को अपने क्या कहते हैं, जजमानी व्यवस्था। समझ गए। कब की बात है, 18वीं शताब्दी की। कहाँ की बात है, बंगाल की बात है। किनको, लोहार, बढ़ई, सुनार, दस्तकार, इनको इनकी सेवा के बदले या इनके कार्यों के बदले में जो नगद रुपए दिए जाते, जो दैनिक भत्ता दिया जाता था, उसी को अपने जजमानी व्यवस्था कहते हैं। देखो, ये सब कुछ मेरा आपको भैया डिटेल से समझाया हुआ है, ठीक है। अगर आपके किसी मान लो कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो अपने ये इस चैप्टर का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप जाके इसको अच्छी तरह समझ सकते हो। नोट्स ही मेरे लिखाए हुए, मेरे ने जितने भी भैया आपको चैप्टर पढ़ाए हैं सभी चैप्टर के आपको नोट्स लिखाए हैं साथ साथ में। तो वहाँ से आप नोट्स भी तैयार कर सकते हो, या मान लो किसी के पास में नोट्स अवेलेबल नहीं है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, टेलीग्राम पे मुझसे संपर्क कर सकता है, मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, कलकत्ता प्रणाली। ये श्योरी थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, कलकत्ता प्रणाली नहीं है भैया, ये है कणकूत, कणकूत प्रणाली। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। कणकूत प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं। देखो, कणकूत ये भैया अकबर के टाइम की प्रणाली है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और किस लिए थी ये राजस्व से संबंधित थी। मतलब कितना अपने को लेना है, कैसे लेना है, क्या लेना है, ठीक है। तो कणकूत प्रणाली जो है वो अकबर के टाइम पे थी, राजस्व से संबंधित थी। अब देखो, कण का मतलब क्या होता है, कणकूत, ऐसे तो होता ना, कणकूत। देखो अपने कणकूत, कण किसको बोलते हैं,
कण का मतलब हो गया अपने अनाज, भाई कण का मतलब क्या हो गया अनाज, और कूद का मतलब क्या हो गया अनुमान। अब इन दोनों को जोड़ दो भैया, अनाज और अनुमान इन दोनों को जोड़ दो, मतलब अनुमान के आधार पर राजस्व एकत्रित करना, वही क्या है कणकूट प्रणाली है। अब आपकी भाषा में या अपनी जो बुक की भाषा है उसमें मैं आपको समझा दूं कि अकबर के शासनकाल में कणकूट प्रणाली जो होती वो राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली थी, जिसमें कण का अर्थ होता है अनाज, कूट का अर्थ होता है अनुमान। ठीक है, इसके अनुसार फसल को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा था, अच्छी फसल, मध्यम फसल और खराब फसल। इस प्रकार संदेह को दूर किया था। प्राय अनुभव के आधार पर या अनुमान के आधार पर जमीन का आकलन भी करके एक प्रकार से राजस्व प्राप्त करना ही क्या है कणकूट प्रणाली है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, कलकत्ता नहीं है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कणकूट प्रणाली है। 13वां क्वेश्चन है भैया, मुगल काल में खुदकास्ट और पाहीकास्ट कौन थे। भैया खुदकास्ट और पाहीकास्ट कौन थे, देखो ध्यान रखना, मुगल काल में ये दोनों ही कौन थे, किसान थे। अब बात आती है गुरुजी किसान थे तो यहाँ पे तो खुदकास्ट लिखा है, यहाँ पे पाहीकास्ट लिखा है। देखो इसका सीधा सा समझ लो, पहले तो बात करते हैं अपने खुदकास्ट की। खुदकास्ट का मतलब हो गया ऐसे किसान जिनकी स्वयं की जमीन होती और उसी गांव में वो रहते। ठीक है, जैसे मान लो मेरा गांव मान लो सिक्कर है, मैं सिक्कर का रहने वाला हूँ भैया। ठीक है, अब मैं सिक्कर में रह रहा हूँ, सिक्कर में मेरी खुद की क्या है जमीन है, तो मैं कौन हो गया खुदकास्ट। समझ गए, मतलब इस प्रकार के किसान जो उन्हीं गांवों में रहते जहां पर उनकी स्वयं की जमीन होती वो तो हो गए खुदकास्ट। और पाहीकास्ट का मतलब जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने के लिए आते। पाहीकास्ट का मतलब जो दूसरे गांवों से, जैसे मान लो मैं सिक्कर का हूँ, अब मेरे पास में ज़मीन नहीं है तो मैं सिक्कर से नागौर जाकर खेती करने जा रहा हूँ ठेके के ऊपर। ठीक है, तो मैं कौन हो गया पाहीकास्ट, मतलब जिनकी खुद की ज़मीन होती और उसी पर वो खेती करते वो खुदकास्ट, और जिनकी खुद की ज़मीन नहीं होती दूसरे की ज़मीन पर वो खेती करते वो पाहीकास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, अच्छा क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, जिन्स ए कामिल। देखो ये अभी बोर्ड एग्जाम में भी आया था अपनी, जिन्स ए कामिल। जिन्स ए कामिल का मतलब हो गया कि ऐसी फसलें भैया जो सबसे बेस्ट किस्म की होती थी या जो सबसे सर्वोत्तम किस्म की जो मुगल काल में फसलें होती थी उनको जिन्स ए कामिल कहा जाता है, जैसे कपास और गन्ना। इसलिए कहा जाता है क्योंकि भैया इन फसलों से किसानों को भी अच्छा लाभ होता था, और किसानों को अच्छा लाभ होगा तो सरकार को भी अच्छा राजस्व प्राप्त होगा, तो इनको जिन्स ए कामिल कहा जाता है। अपने अपने मध्य भारत है, दक्कन का जो पठार है, बंगाल है, वहाँ पर ये फसलें काफ़ी ज़्यादा उत्पादित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, मुगल काल में जमींदार किसे कहा जाता था, इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं भैया, और पूछा हुआ है 2013 में जो बोर्ड एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, देखो मुगल काल में जमींदार कौन होते थे, सीधा सा ध्यान रख लो भैया। जमींदार वो व्यक्ति होते थे जिनको एक प्रकार से विशेष सामाजिक और आर्थिक सुविधा प्राप्त होती। ये भूमि के स्वामित्व होते थे या भूमि के ऊपर इनका अधिकार होता था। अब इनके पास में खूब सारी भूमि होती तो सीधी सी बात है इनकी समाज में हैसियत भी क्या होती थी, ऊंची होती थी। जमींदारों के अपने किले होते थे, इनकी सैनिक टुकड़ियाँ होती थी। ये राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कर वसूल करने का कार्य करते, और गांव की सामाजिक स्थिति में जमींदार जो होते वो सबसे ऊंचे होते थे, इनको समाज में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त होता था। ठीक है, इस प्रकार से अपने को लिखना है। समझ गए, वापस बता दूं कि मुगल काल में जो राजस्व वसूल करने का कार्य करते थे वो जमींदार होते थे। इनके पास में खुद की ज़मीन होती थी, इनके पास में अपने किले और सैनिक टुकड़ियाँ होती थी। इस वजह से इनको विशेष सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं प्राप्त होती, और गांव की सामाजिक स्थिति में देखें तो जमींदार जो थे वो सबसे ऊपर होते थे, सबसे ऊंचे होते, सबसे शीर्ष के ऊपर होते। अंतिम क्वेश्चन है भैया, मुगल काल में कृषि उत्पादन में महिलाओं की क्या भूमिका थी। मतलब मुगल काल में जो खेती होती थी भैया, अब उस खेती के समय महिलाओं की क्या योगदान था, महिलाएं खेती में क्या योगदान करती थी।
अपने देखो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अपने वर्तमान से जोड़ लो कि वर्तमान समय में महिलाएं खेती में क्या काम करती है। वही मुगल काल में था, सीधी सी बात है। तो देखो मुगल काल में जो महिलाएं होती थी वो पुरुषों के बराबर कार्य करती थी। पुरुष तो क्या करते थे, खेत को जोतते हल चलाते, लेकिन महिलाएं जो होती थी वो बुआई का कार्य करती, ठीक है। इसके अलावा कटाई का कार्य करती थी महिलाएं। इसके अलावा अपने कहते निराई का कार्य करती थी महिलाएं, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसके अलावा अपने जो पकी हुई फसलें होती थी उन पकी हुई फसलों से अनाज निकालने या दाना निकालने का कार्य महिलाएं करती थी। क्लियर है। तो ये थे भैया अपने इतिहास का जो 8वां चैप्टर है अपने किसान, जमींदार और राज्य। इस चैप्टर के अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 16 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्लियर है। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।